नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन सिंह। आनंद, आपका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आनंद, मैं सीधे शुरू करूँगा। हमारे मोदी जी आजकल गुजरात में हैं। अब कहने को ये है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर इस वक़्त पॉज़ किया हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच में हमारे मोदी जी पहले एक बार गए थे बिहार में चुनाव का प्रचार करने, और कल वो फिर वहां गुजरात पहुंच गए हैं। ये अब हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं, ये अपनी 11th एनिवर्सरी एक तरह से मनाने इस वक्त अहमदाबाद गए, या ये विजय यात्रा निकाल रहे थे, ये समझ में नहीं आया, या ये वहां पे चुनाव का प्रचार कर रहे थे। 11 साल पहले 26 मई के दिन ये प्रधानमंत्री बने थे, और कल फिर 26 मई के दिन ये अहमदाबाद उसी जगह पहुंच गए जहां से इन्होंने अदानी जी का एयरक्राफ्ट लेके इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। अगला स्लाइड। तो ये कल जब ये वहां थे, अब ये आनंद इतनी घिसी-पिटी बातें हो गई हैं कि इसमें इंटरेस्ट भी नहीं रह गया है सुनने का। ये जहां भी जाते हैं एक पैकेज अनाउंस करेंगे, और वंदे भारत की गाड़ियां इनॉग्रेट करेंगे। अब ये पिछले 2-3 साल से यही चले जा रहा है। कभी बिहार जाते हैं, वहां पैकेज अनाउंस कर देते हैं, और जहां असल में पैकेज अनाउंस करना चाहिए, मणिपुर, ये कभी नहीं गए। और ये जम्मू कश्मीर भी नहीं गए। जिन लोगों के अभी घर तबाह हुए हैं पुंछ में, उनको भी एक पैकेज दे देते हैं कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। अब दूसरी चीज आपने नोट किया है, ये हर चीज को बहुत बड़ा दिखाते हैं। ये 50 किलोमीटर की रैली निकाल रहे हैं, निकालें भले ही ये 500 मीटर की, और खूब सारी फोटोज लेंगे, ये छाप देंगे, और मतलब हर चीज इतना बड़ा दिखाओ कि मोदी जी चारों तरफ इनकी खबर हो जाए। मैं आपके बारे में ये जानना चाहूंगा कि हमें किस तरह का प्रधानमंत्री मिला है जो लड़ाई के बीच में भी इनको प्रचार की पड़ी हुई है। आनंद। मैं अजय, मतलब ये बहुत दुख की बात है और मैं इसको कई बार कह चुका हूं और बार बार क्या रिपीट करूं, और हर जगह बार यही कहता हूं कि मोदी जी को मतलब वो जो डीएनए में उनके केवल चुनाव है। और ये भी फैक्ट है कि मोदी जी कहने को तो कहते हैं कि वन वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी जी इतने बेचैन हो जाएंगे, ये क्या करेंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। हालांकि अब तो कितने इलेक्शन लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन मोदी जी को तो रोज इलेक्शन चाहिए, बिकॉज एवरी डे फॉर हिम इज अ चुनाव डे। मैं ये जो आप गुजरात की बात कर रहे थे उस पर एक दो तीन चीजें मैं जरा उस पर कर दूं। ये तो पहली चीज ये है कि जिसको अर्नब गोस्वामी कहते हैं, नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू हियर। आप जब आते हैं तो आप कुछ उल जलूल बात करके अपनी बात खत्म कर देते हैं। आप कुछ बीकानेर में जाके सिंदूर और क्या क्या बोलने लगते हैं। आपको बिना इलेक्शन रैली किए कुछ समझ नहीं आता है। वो जो आप अभी फोटो दिखा रहे थे उसके नीचे वो न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग है, हम लोग की नहीं है, कि अहमदाबाद में 50 किलोमीटर 16 असेंबली सेगमेंट में ये घूम रहे हैं क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये चुनाव प्रचार में मोदी जी हैं। अच्छा, मोदी जी ने एक नया सीख लिया है। उनको लगता है कि जैसे उन्होंने नया सीखा है कि आप सब लोग देशभक्त हैं और आप सब लोग जाइए और आप सब लोग हर एक देश में जाके और अरे विदेश में जाके सबसे बात करिए, मैं चुनाव प्रचार करने लगूंगा। तो ऑपोजिशन को चुनाव प्रचार का हक नहीं है। चुनाव प्रचार का हक केवल मुझे है, क्योंकि मैं तो चुनाव प्रचार ही मुझे आता है। ये बात मैं इसलिए कह दूं। और ये जो इनॉग्रेशन वाला होता है, ये इतना, कल मैं उत्तराखंड के कोटद्वार में था। वहां एक पुल जो शायद पिछले 8-10 साल से बन रहा था, उस पुल का उद्घाटन करने धामी जी को आना था, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। और वो पुल को बंद कर दिया गया। वो पुल बंद कर दिया गया क्योंकि वो उससे पहले वो चल रहा था, लेकिन अब चूंकि उनको आना है तो रिबन वो काटेंगे। वो पुल बंद हो गया। मेरे साथ एक व्यक्ति थे जो 70 साल के हैं और जिनके कुछ कॉलर मतलब स्पाइनल की कुछ दिक्कत है। अब हम लोग एक आधा घंटा खड़े रहे, फिर हुआ कि भाई किसी दूसरे रूट से, अब गांव में हो के वो अगले 10-12 किलोमीटर उनके लिए इतने कष्टदायक थे, पर कोई रास्ता ही नहीं था। पता ये लगा कि नहीं, धामी जी तो कहीं और बिजी हो गए हैं। वो भाई वो वहीं से
वो जुड़ के वो वहां से रिबन काट देंगे। तो ये मुझे लगता है कि मोदी जी ये जो काम कर रहे हैं जाके सब जगह करना, ये मेन इशू से भाग रहे हैं। मोदी जी डजंट वांट टू एड्रेस द इशू, द चैलेंजेस, द प्रॉब्लम विद दिस कंट्रीज। आज मेरे हिसाब से आपके सामने जो सबसे बड़ा इशू है कि पूरा विश्व आपके, एक तरह से आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, आप अकेले खड़े हैं, आप कुछ बोलते रहिए। आपको आइसोलेट कर दिया है। अब ये आइसोलेट करने में चीन का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, या आपके अपने कर्म है? क्योंकि अब ये भी तो पूछा जाएगा कि आप 72 देशों की यात्रा कर रहे थे, यहां मिलके वो माय फ्रेंड ट्रम्प, और हर एक आदमी आपका फ्रेंड था। आप टर्की का, जिस टर्की को आपने बैन किया है, उसके देश आप जा रहे हैं, उससे झप्पी ले रहे हैं, उसको G20 में आप आके मार गले मिले जा रहे हैं, और फिर तो आप कर क्या रहे थे? एंड यू आर बीइंग आइसोलेटेड टुडे। आनंद, मैं इस संदर्भ में मैं आपसे दो चीजों पर टिप्पणी चाहूंगा। एक तो कल वहां पे इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी जी का परिवार बुला लिया था, और वो लोग, पूरा परिवार था वहां पे, उनकी बहन थी, माता जी, पिताजी, सब लोग थे। तो वो मेरे को नहीं लगता कि शायद वो लोग अपने आप आए होंगे। मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये मानना कि वो अब चल के मोदी जी की इस रैली में आ गए। और अभी सुबह इंडिया टुडे पर उनकी बहन का इंटरव्यू आ रहा है, और वो शायद आपके दर्शक और हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी मुश्किल से उनकी बहन बता रही है कि नहीं, हमें तो वहां बड़ा मजा आया। लेकिन उनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज ये ऐसी लग रही है मेरे को, और गलत भी हो सकता हूँ, कि वो एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू चल रहा था उस पर। दूसरी चीज मैं आप जी नहीं अजय, मैं इसी को पहले कंप्लीट कर दूं। ये जी सुनीता, ये मैं इसलिए इसको जोड़ने दे रहा हूं, दर्शकों को याद दिला दे रहा हूं। देखिए, जिसको गुजरात में रहना है, उसको गुजरात में मोदी जी और अमित शाह के ऑन द रॉन्ग साइड रह के वो नहीं रह सकता है वहां। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो वो जो कंसोफिया हैं, उनका पूरा परिवार गुजरात में रहता है। मोदी जी को टाटा करने, मतलब आइडियली तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को अगर ये लगता था कि वो बहुत अच्छा है, तो उनके घर जाके उनके रिटायर्ड पिता से मिलना चाहिए था। दैट शुड हैव बीन अ बेटर थिंग टू, अगर आपके मन में वो था। वहां पे देखिए, ये सारी चीजें पहले से प्लान थी। मंच लगाया गया, मंच पे उनको आगे खड़ा किया गया, उसके कल सोफिया के भाई और बहन को आगे किया गया, पिता को आगे किया गया, और उनके पिता छड़ी लेके आए थे। कोई ये नहीं कि वो 10-16 साल के बच्चे हैं, हंसते कूदते चढ़ गए थे वहां। अरे मतलब देयर वाज एन एफर्ट, और ये पहले से सब तय था। मोदी जी के मोदी जी वहां पे रुके, बाकी जगह रुके नहीं। तो ये तो प्री प्लान था, इसमें कहीं कुछ नहीं है। मैं याद सिर्फ ये दिला दूं कि कभी कभी ये होता है कि आपको अपने परिवार की वजह से आप बहुत से एक्शंस को फिर डाइल्यूट करते हैं। याद में इसलिए दिला रहा हूं, ये वही गुजरात है जहां पे सुनीता विलियम्स के चाचा के लड़के हरेन पांड्या की जब हत्या हुई थी, तो हरेन पांड्या के पिता का ये सार्वजनिक आरोप था कि उस हत्या में मोदी जी और अमित शाह कहीं ना कहीं से दे आर इन्वॉल्व। और उस समय जब सुनीता विलियम्स आई थी, उसके बाद जब पहली बार चंद्रमा की कुछ पहुंच के और करके आई थी, वो नहीं मिली थी इनसे। ये बहुत चक्कर में रह गए थे, मिलने फिर उन्होंने सार्वजनिक, उन्होंने सबको ठुकराया था। ये बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि हरेन पांड्या की पत्नी भी इनके ऊपर आरोप लगाती थी, और हरेन पांड्या की पत्नी मोदी जी के जाके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ी थी, और आज की तारीख में हरेन पांड्या की पत्नी बीजेपी की सदस्य बन गई है। कैसे करेगा भाई? वो पूरा एक परिवार है, उस सिस्टम से कहां तक लड़ सकते हो? अगर आप अगर भाई हत्या तो हुई, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। हत्या किसने की, आज भी नहीं पता है। हत्या हुई, ये दिस इज अ फैक्ट। हत्या किसने की, आज आप तक नहीं जांच कर पाए हैं, जबकि आपके आरएसएस का आदमी था। सुनीता विलियम्स और हरेन पांड्या का परिवार आपको शक के दायरे में रखता था। सुनीता विलियम्स आपसे इसलिए नहीं मिली थी। सुनीता विलियम्स उस बार जब आई थी, तो सुनीता विलियम्स दिल्ली आके सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह से, सबसे मिली थी, आपसे नहीं मिली थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मजबूरी भी कभी कभी तो हम और आप भी उसमें हैं। अगर किसी का पूरा परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली वहां रह रही है और ऐसे लोगों के बीच में रह रही है, वो मुश्किल है वहां पे फिर आपका सरवाइव करना। क्या करेंगे? तो कर्नल सोफिया के घर वाले भी जो आके टाटा कर रहे थे, मेरे हिसाब से वो स्वतः नहीं था,
और ये भी एक खराब बात है कि किसी सैनिक को, और खास करके पूर्व सैनिक को जिसकी मतलब बेटी पे आज आज देश को नाज हो रहा है, उसको आप बुला के टाटा करवा रहे हो, बनिस्बत इसके कि आप उसके घर जाके अपने को देश की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते कि भाई ये आप देश आभारी है कि आप इस तरह से थे। उस एक रिटायर्ड फौजी को आप बुला के टाटा करवा के आप अपने में खुश हो सकते हैं, लेकिन ये निहायती बचकानी और मेरे ख्याल में बहुत ही छोटी हरकत है। इसको क्या बोला जाए? अजय जी आनंद, और दूसरी चीज जो ये पैकेज लेके जाते हैं और हर जगह मोदी जी एक पैकेज अनाउंस कर देते हैं, उसमें होता कुछ नहीं है। वो जो बजटरी एलोकेशन होते हैं सेंट्रल और स्टेट, वो सब जोड़ जाड़ के बता देते हैं। मतलब बाद में ये नहीं है कि उसके बाद स्टेट को सडनली ज्यादा पैसा मिल गया। यहाँ भी आए थे वो, तेलंगाना में भी बोल के गए थे 8,000 करोड़ का पैकेज दे के जा रहा हूँ। वो कहाँ गया पता नहीं। मैं आपको एक चीज पूछनी थी। दाहोद में ये एक फैक्ट्री इनॉग्रेट करने, वहां एक इंजन इनॉग्रेट करने गए। 9,000 हॉर्स पावर का इंजन है और इसकी बड़ी तारीफ की है अश्विनी वैष्णव जी ने कि इंजन देखने लायक है और अंदर से डेटा सेंटर लगता है। 9,000 हॉर्स पावर के इंजन हमारे देश में सालों से बन रहे हैं। ये आप हमारे जो दोस्त हैं सुधांशु मनी, या आप नेट पर देख लीजिए, WAG-9 इंजन जो हर सुपर फास्ट को लेके जाता है, वो 9,000 हॉर्स पावर का BHEL सदियों से बना रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम वहां पे जाके एक और फैक्ट्री हमने 9,000 हॉर्स पावर इंजन की लगा दी है। उसका इतना ज्यादा शोर शराबा ये मचा रहे हैं, जबकि बिहार में 12,000 HP का हम इंजन बना रहे हैं जो गुड्स ट्रेन लेके जाता है। तो ये प्रोपेगेंडा हर जगह बीजेपी करती है कि मोदी जी बहुत बड़ा कुछ करते हैं, वो छोटा काम नहीं करते। आनंद, मैं अजय ये बता दूं, कोई इनसे पूछ ले बिहार में तो ये अनाउंस कर रहे थे कि 10,000, 20,000, 30,000, ये कुछ अजीब ढंग से जैसे बोली लगती है और नीलामी होती है, कुछ उस तरह का ये कर रहे थे। बिहार को वो मिला पैकेज क्या? बता दें, सार्वजनिक मंच से जाके कह दें कि बिहार वालों, अगर मैंने तुम्हें पैकेज दिया है तब वोट देना, नहीं पैकेज दिया तो इस बार रिजेक्ट कर देना। क्यों नहीं कह दे रहे हैं? ये केवल मक्कारी की बात होती है, ये केवल लोगों को भ्रमित करने की बात होती है। बड़ी बड़ी बातें करो, डिलीवरी कुछ ना हो। ये वही गुजरात है जहां मोरबी पे या कहां उनका पुल गिर गया था। आपकी क्वालिटी ऐसी हो कि डर के मारे कोई आपसे पूछे ना। गुजरात के सारे ठेकेदार जो हैं वो पूरे देश में घूम घूम के ठेका लें, सब स्टैंडर्ड काम करें। आप कश्मीर तक में आपका व्यक्ति जाके, मतलब वो तो एक कोई पटेल साहब आप ही के उससे गए थे ना, आज तक देश को तो पता नहीं लगा कि उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस किसने दिया था। और वो मतलब जेड सिक्योरिटी या कौन सी सुरक्षा के बीच वहां घूमता रहा था और आप ये भी नहीं पता लगा पाए। सबको पता है कि वो कौन था और कैसे था और किसकी शाह पे कर रहा था और किसकी शाह पे पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है कि अब लोग इससे भ्रमित होंगे। मोदी जी एक काम जरूर करते हैं कि मोदी जी की जो अपनी एक ट्रोल आर्मी और जो एक उनका एक कोर जो भक्त लोग हैं, वो अगर मोदी जी उनको कुछ ऐसा नहीं देते हैं तो वो मोदी जी को ही गाली देने लगते हैं। तो शायद मोदी जी उसको ठीक रखने के लिए इस तरह के तरह के तमाशे करते रहते हैं। अब वो ठीक है, वो उनका, और वो चुनाव के ही मूड में रहते हैं, तो उसमें अब क्या बोला जाए। ठीक है जी आनंद, अब मैं मिली जुली खबर से मैं आपसे थोड़ा डिस्कशन कर लूं। वो है जो हमारा डेलीगेशन बाहर गया था और उसको किस तरह का रिसेप्शन मिला है इन देशों में। ये शशि थरूर की ये इंटरेक्शन प्रेस के साथ जो यूएस में हुआ है, ये काफी वायरल हुआ है। एक तो जहां भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ मटेरियल देखने का, वहां या शशि थरूर जी की स्पीच या उनका इंटरव्यू आ रहा है या असाउद्दीन ओवैसी का। मेरे को कहीं पे बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे बोलते हुए अभी तक नजर नहीं आए। फिर ये 2-3 दिन से ये बात चल रही है कि इंटरनेशनल प्रेस में कोई कवरेज नहीं हुई, और सही भी है। मैंने काफी ढूंढा, मेरे को नहीं मिली है कहीं भी कंट्री में कोई गया हो कि ये बताया गया हो कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। फिर इनकी जो ट्रोल आर्मी, जैसा आपने कहा, उन्होंने कल शुरू किया कि नहीं, गार्डियन में छपा है कि शशि थरूर के बारे में बहुत कुछ छपा है। तो वो खबर जब मैंने देखी तो दी डेली गार्डियन करके इन्होंने डाला था,
और जब इसके डिटेल में मैंने देखा तो ये पता चला कि ये दी डेली गार्डियन, ये वो अखबार नहीं है, ये भारतीय न्यूज़पेपर है, ओन्ड बाय ITV नेटवर्क। तो दूसरा जो आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये इतना बड़ा डेलीगेशन हम लोगों ने भेजा, लेकिन पीछे पीछे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी यूएस चले गए और डिप्टी NSA पवन कुमार भी, ये भी चले गए। तो ये मतलब डेलीगेशन का क्या फ्लॉप हो गया या कुछ और ऐसा जरूरी काम आ गया जो शशि थरूर वगैरह इनके लेवल पर नहीं हो पाया? ये सडनली डेवलपमेंट कल हुए हैं और ये मतलब इसके बारे में मैं आपसे चाहूंगा थोड़ा बताएं कि क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये जो विक्रम मिस्री और पवन कपूर साहब जा रहे हैं, इसका जरा मैं पहले इस पे बोलूं। पहली चीज यह है कि शशि थरूर को जब मोदी जी ने भेजा था तो मोदी जी को लगा था कि ये तो मास्टर स्ट्रोक मैंने ऐसा खेल दिया कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई और कांग्रेस में तो मैं वहां केरल में डिवीजन करा ही दूंगा, इलेक्शन आ रहे हैं और मैं केरल में तो दो फाड़ कर दूंगा। और राहुल गांधी की देखिए कितनी किरकिरी हुई। हालांकि हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज ऐड जरूर कर दूं कि शशि थरूर वाले केस में आई फील दैट कांग्रेस ने बहुत ही बचकानी हरकत की थी। शशि थरूर को ये मैं मानता हूं, शशि थरूर जो भी बोलते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं या जो करते हैं, जो करते हैं, हो सकता है बहुत से उससे इत्तेफाक ना रखते हो, कुछ चीजों से मैं भी ना रखता हूं, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि शशि थरूर 4 बार से MP का इलेक्शन जीत रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, शशि थरूर जो हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स होती है उसके चेयरमैन हैं। तो अगर आप दो चीजों से, अच्छा तीसरी चीज यह है कि जहां तक उनकी नॉलेज है, जहां तक उनका पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से इस समय देश में उनसे ज्यादा फॉरेन अफेयर्स के मामले में जो बातचीत कर सकते हैं उनसे ज्यादा क्वालिफाइड कोई नहीं है। कुछ लोग अपने को कहते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा क्वालिफाइड मैं किसी और को नहीं मानता हूं। एज अ डिप्लोमेट और एज अ UN, वो ही हैज वास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉट ओनली एक्सपीरियंस, ही हैज हिज ओन नेटवर्क ऑफ पीपल जो ये फर्स्ट नेम बेसिस पे लोगों को जानते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इस देश में अगर फॉरेन अफेयर्स की बात होती है तो भाई गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट के प्योरली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आदमी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उसके बाद मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी कोई राजशाही नहीं है, हमारे यहाँ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे ऑपोजिशन को लेके चलता है। और तीसरे हमारे यहाँ फॉरेन अफेयर्स अगर है तो फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी भी तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। और वो चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी को ये नहीं कि ऐसे ही है और कहीं जुगाड़ से बन गए, वो क्वालिफाइड है। और ये भी याद रखिएगा कि वो चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी जब बने हैं तो वो बीजेपी के नॉमिनी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी को जब कहा गया कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन ये आपको मिल रही है चेयरमैनशिप, आप किसको करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम दिया और कांग्रेस पार्टी ने उनको चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स बनाया है। ये सारा कुछ करने के बाद अगर वहां से नाम आता है, कहा जाता है कि भाई कुछ वो, तो ये जब नाम भेजते हैं तो कांग्रेस पार्टी में जो अपरेंटली ये माना जाता है कि वहां एक लोकल उनकी अपनी लीडरशिप की लड़ाई है केरल में, 2-3 लोग चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उसमें एक भाई साहब इनका नाम को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेवकूफी का काम था कांग्रेस पार्टी का कि वो जो 4 नाम भेज रहे हैं फॉरेन, और जिसमें काम है कि फॉरेन अफेयर्स का, उसमें अगर इनका नाम नहीं जा रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी का सरासर बेवकूफी है, मैं ये कहूंगा। इसके इट इज नथिंग लेस देन दैट। हैविंग सेड दैट, मोदी जी ने जब उनका नाम वो किया और वो जब जा रहे थे तो मोदी जी को ऐसा लगा कि वो कोई एक बहुत बड़ा कर लिया, देखिए कांग्रेस में आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे और अब इनको या तो एक्सपेल किया जाएंगे। और ये भी फैक्ट है कि शशि थरूर को बहुत ज्यादा इस बीच ट्रोल भी किया गया, गाली भी दी गई। लेकिन शशि थरूर है। शशि थरूर जब वहां गए तो ये उनको समझ में आ गया कि यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है, यहाँ केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। जब कभी कभी आप भी ऐसे कई जगह होंगे जब घर वालों से आप कह के जाते हैं कि आज वहां दावत है और दावत में जा रहे हैं, और जब वहां चाय भी नहीं मिलती है
तो रास्ते में कहीं आप चाय पी के और उसमें बंद मक्खन खाते हो तो बंद मक्खन खा के चुपचाप घर में आके अपनी बीवी को भी नहीं बताते हैं कि यार वहां ये बेइज्जती हुई थी। तो इस जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसका कहीं आपने सुना कि किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिले हो? हैव यू हर्ड कि वो किसी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिल रहे हैं। यहाँ का एक कौन सा डेलीगेशन जा रहा है मैं अभी उस पर नहीं आ रहा हूं कि उससे क्या हासिल होगा नहीं होगा। दे आर नॉट एबल टू मीट एनीवन। जो मैक्सिमम ये लोग मिल पा रहे हैं, क्योंकि एक और चीज याद रखिए, उस डेलीगेशन को ड्राइव कौन कर रहा है? उस डेलीगेशन को ड्राइव कर रहे हैं विक्रम मिश्री। उस डेलीगेशन को एस जयशंकर जी ड्राइव नहीं कर रहे हैं या भारत का प्रधानमंत्री नहीं ड्राइव कर रहा है, उसको कर रहे हैं विक्रम मिश्री। अब विक्रम मिश्री की कहां के अंडर कौन है? वो सारे एम्बेसडर लोग, एम्बेसी वाले हैं। तो एम्बेसी वालों का कहना है भाई इनको लाल फूल देना, इनको पीला फूल देना, इनको नीला फूल देना, इनको 2 फूल देना, इनको 1 माला पहनाना, इनको चाय में देना, इनको बिस्किट देना। विक्रम मिश्री तो यही कर पाएंगे ना। इनको केक देना, तो इनको पेस्ट्री देना, तो इनको दाल मोट देना, यही सब कर रहे हैं वो। तो वो एम्बेसी में घूम घूम के अपना ये सब मामला करके, और अमेरिका और इस देशों में अगर आप भी चले जाइए और अगर आप ये कहिए कि साहब मैं एक पत्रकार हूं, तो वहां पे ये एक डिपार्टमेंट की तरफ से है कि आपको अमेरिका के कुछ स्टेट डिपार्टमेंट में आप कहीं जाके बात कर सकते हैं। ये उनके सिस्टम में है। ये सब में जब हुआ तो अगर आप ये देखिए तो वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो तो आपने उसमें जब शशि थरूर ने खुद ही कहा है कि भाई एट अ शॉर्ट नोटिस वी कॉल्ड, वो कोई प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी। वो ये था कि कुछ करें क्या, जैसे होता नहीं कि शाम को क्या करें क्या करें क्या करें, आज लूडो ले आओ सब बच्चों, चलो चलो बैठो बैठो लूडो खेलो। वो कुछ लूडो खेलने जैसा काम हो रहा था। तो अब लूडो खेलो, तो अब लूडो इन लोग इस उम्र में तो अच्छा लूडो खेलने के लिए 4 ही लोग लूडो खेल सकते हैं। अगर 16 लोगों को लूडो खेलना हो तो 16 लोग तो खो खो भी नहीं खेल सकते। मतलब 16 लोगों का क्या खेल खेलें? तो 16 लोग ये, या 9 लोग, माफ कीजिएगा 9 लोग, तो 9 लोग में क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हैं। अच्छा सब बुढ़े हैं तो ये फुटबॉल, भाई ये लोग फिजिकली फिट भी नहीं है ना। तो लूडो की जगह इन लोगों ने कहा कि चलो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलते हैं। तो अपने ही लोगों को बुला लो उनसे। आप उसमें अगर आप वो देखिए जो माइक लगा है वो ANI का सबसे बड़ा लगा है। अमेरिका में ANI सबसे बड़ी एजेंसी है। ये आप खुद अपनी आंख से देख लीजिए। वहां पे जब किसी ने इनसे पूछ लिया ट्रंप के बारे में, तो जो शशि थरूर का आंसर है वो आंसर ऐसा है कि जिसकी वजह से ट्रंप जिस तरह से अपने को कंडक्ट करते हैं वो मालूम नहीं क्या करेंगे। मतलब अगर वो किसी को डांट फटकार सकते हैं तो उसके आगे का भी काम कर सकते हैं। वो तो पनिशमेंट मालूम नहीं क्या क्या कर सकते हैं। अगर स्कूल में याद हो तो जो कड़क मास्टर होते थे तो किसी को मुर्गा बनाते थे, किसी को दीवार की तरफ मुंह खड़ा करके करते थे और किसी को केनिंग भी करते थे। तो ये क्या करने लगेंगे ये बड़े मास्टर साहब, ये मालूम नहीं है। तो ये भागे भागे इन लोग को भेजा गया है कि भैया उसको जो हुआ है उसको, क्योंकि वापस आ रहे हैं शशि थरूर साहब, अभी निकले हैं और 3 दिन बाद ये वापस आएंगे। तो 3 दिन बाद वापस आएंगे तो जाके संभालो जरा। और एक चीज और ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, वो जरा वो भी समझ लीजिए। मैं जब से ये हुआ है तब से मैं कह रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरी आवाज कोई नहीं सुनता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज तो जाती ही है। डिप्टी NSA क्यों जा रहे हैं? NSA साहब क्यों नहीं गए? तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने साफ साफ दिया है। NSA साहब जाएंगे तो उनको डर यह है कहीं गिरफ्तार न कर लिए जाएं, बिठा न लिए जाएं। तो NSA साहब मोदी जी के साथ तो जा सकते हैं कि भाई जैसे नेताजी के साथ तो चले गए, क्योंकि उस समय नहीं धरे जाएंगे। अब वो अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो डिप्टी NSA साहब भेजे गए हैं। जब ये ज्यादा हल्ला होने लगा तो आज एक विज्ञप्ति आई है, नहीं NSA साहब इज नॉट वेल, तो अब वो नॉट वेल हो गए हैं। मतलब अगर देश में इस तरह की क्राइसिस आई हो तो आपको आईसीयू से निकल के, अगर आप सही मामले में NSA और देशभक्त हैं तो आपको आईसीयू से निकल के आपको चल देना चाहिए। उनको नहीं, ही इज नॉट वेल, वो क्या नॉट वेल है वो, क्योंकि नॉट वेल इसलिए है कि लोग पूछ रहे हैं भैया डिप्टी NSA क्यों जा रहा है। और यही नहीं, वो अमेरिका में भी कोई पूछ सकता है कि तुम कौन आर यू। तो ये सब को करने के लिए उनकी तबीयत खराब कर दी गई है। तो विक्रम मिश्री जी जा रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे विदेश नीति की जो स्थिति है वो सार्वजनिक हो रही है। और शायद अभी तक तो हम समझते पूरी दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर, जिस तरह के स्टेटमेंट, जिस तरह के बातें, जिस तरह की वो कर रहे हैं। नहीं, मैंने पहले नहीं कहा था, मेरे उसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। अरे भाई, मुंह से जो बात निकल जाती है उसका क्या मतलब लोगों ने समझा वही समझा जाता है, उसके बाद कुछ नहीं समझाता। हाँ अजय।
जी, आनंद, बस चलते चलते मैं एक चीज डिस्क्राइब कर दूं। ये यूएस हम लोग जब पहुंचे हैं और जिस दिन शशि थरूर ये दे रहे हैं वक्तव्य, वो सैटरडे था। और सैटरडे आपको पता है यूएस में जनरली लोग नहीं करते हैं काम, वो आते नहीं है। तो ये तो हमें पहले से पता था कि हम वहाँ सैटरडे लैंड कर रहे हैं। दूसरी चीज, वहां से ये डेलीगेशन गयाना गया है और गयाना में उनका 59th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चल रहा है, जो बहुत लार्ज स्केल पर चल रहा है। उसके बीच में आप गयाना में, और जो कि इतना छोटा कंट्री है, वहां जाके ये 5 लोग जाके वहां आपकी उस समय कौन सुनेगा? मतलब ये हमारे यहाँ जैसे अगर हम अपना रिपब्लिक डे परेड चल रही है और कोई कंट्री से आ जाए, फिजी या कहीं से, भाई हमें इंटरव्यू देना है, कौन उस समय आपकी सुनेगा? तो ये हमारी प्लानिंग है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये नहीं नहीं, जैसे अजय अजय, ये बिल्कुल क्लियर है। ये कहेंगे सैटरडे आ गया, अरे पता है ये कैसे आ गया सैटरडे? इनके हिसाब से सैटरडे 2 दिन बाद आना चाहिए था या 2 दिन पहले आना चाहिए था। अब सैटरडे आ गया तो ये तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन देंगे ना। ये जो जो ट्रोल आर्मी है वो यही सब बताएगी कि अरे साहब सैटरडे आ गया। मतलब जब ये यहाँ गए थे तो क्या नहीं पता था सैटरडे है? ये सारी जगहों पे ये सब हरकतें करते हैं जानबूझ के। ये जानबूझ के सैटरडे को गए हैं, जिससे ये इसलिए गए हैं कि 2 दिन ये निकाल के यहाँ सबसे बड़ा काम करने हिंदुस्तान से उड़ के गए हैं। 9/11 के जो उनका मेमोरियल है, मैं भी गया था वहां पे फूल चढ़ाने। अरे भाई पूरे न्यूयॉर्क के फूल खरीद के प्रधानमंत्री की तरफ से एक एक, वहां तो कई हजारों लोगों की हुआ है, हर एक पे चढ़वा दिए होते। यहां से इन लोगों का ले जाके यही काम था। कोई काम नहीं है तो चलो भूल भुलैया दिखा दें तुम्हें, और तुम्हें ताजमहल दिखा दें, तुम्हें रूमी दरवाजा दिखा दें, तुम्हें लाल किला दिखा दें, तुम्हें चार मीनार दिखा दें। वो सब यही भ्रमण हो रहा है। ये क्या बोलेंगे, मतलब देश के साथ इन लोग देश के साथ अब खराब कर रहे हैं। ठीक है। Well, thank you so much, Anand, for your थैंक यू, interesting थैंक much. हम फिर यू। मिलेंगे। Thank you very much. नमस्ते।